गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लेके आए हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर तीसरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से सीबीएसई एज वेल एज आपके उत्तराखंड बोर्ड में बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एकेडमिक लेवल पे आते हैं। और बाकी आगे की बातें तो फिर अभी नहीं करनी है, हमने सिर्फ एकेडमिक की बातें करनी है क्योंकि ये लॉकडाउन की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस के तीसरे लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन टर्म को हम हिंदी में बोलते हैं सांद्रण इकाई। क्लियर बच्चों। अभी सांद्रण इकाई क्या होती है, सपोज करो आपने एक कंटेनर लिया, एक बर्तन लिया, और इस बर्तन में आपने पानी ले लिया, ठीक है, H2O ले लिया। H2O क्या होता है बेटा, एक सॉल्वेंट होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अगर मैं इस सॉल्वेंट यानी कि विलायक की मात्रा को, अमाउंट को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, ठीक है, यानी कि निश्चित कर दूं, तो क्या होगा, देखो जरा। अगर मैं इस विलायक यानी कि सॉल्वेंट H2O की मात्रा को फिक्स कर दूं और इसमें सॉल्यूट को ऐड कर दूं, कोई विलेय डाल दूं, जैसे मैंने NaCl डाल दिया, शुगर डाल दिया, कोई भी और डाल दिया, ठीक है, तो इस विलेय की जितनी अमाउंट इसमें डिसॉल्व होगी, ठीक है, मैंने फिक्स कर दिया अमाउंट ऑफ H2O। सपोज मैंने 1 लीटर पानी लिया, तो 1 लीटर पानी में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व व्हेन द सॉल्वेंट अमाउंट इज फिक्स्ड। जब सॉल्वेंट की अमाउंट हमने फिक्स कर दी, तब टोटल नंबर ऑफ अमाउंट जो इतना डिसॉल्व हुआ सॉल्यूट का, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट पे आपने कितना विलेय इसमें या कितना सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व किया, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई तो फिर से सुन लो। मैंने क्या बोला, जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो भी सुन लें। मैंने बोला बेटा कि अगर आप विलायक की मात्रा निश्चित रखें, विलायक को फिक्स कर दें, जैसे मैंने विलायक ले लिया 1 लीटर, पानी मैंने कितना लिया 1 लीटर, तो 1 लीटर पानी में जितनी विलेय की मात्रा घुलेगी, ठीक है, जितनी मात्रा इसकी घुलेगी, उसी को हम बोल देते हैं सांद्रण इकाई या विलियन की सांद्रण इकाई। ठीक है, हटा दें, चलिए हटा दें। अब जो कंसंट्रेशन टर्म होती है या जो सांद्रण इकाई होती है बेटा, इसको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म यानी कि सांद्रण इकाई। इससे पहले की वीडियोस मैंने डाली हुई है फेसबुक पे, आप लोग उसको जरूर देखें, तभी इस वीडियो पर आए, ठीक है। और ये हो गई अपने पास, 2 ग्रुप में बांटूंगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। 2 ग्रुप में क्यों बांट रहा हूं, जो ग्रुप ए में आएंगे ये होंगे वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड, हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे आयतन संबंधित, ठीक है। और ये होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। जितने भी ग्रुप ए में हम कंसंट्रेशन टर्म को लेंगे, यानी कि हम जितने भी सांद्रण इकाइयों को ग्रुप ए में लिखेंगे, वो सबकी सब क्या होंगे बच्चों, वो सबकी सब होंगी वॉल्यूम रिलेटेड। और जो वॉल्यूम पे रिलेट करता है या जो वॉल्यूम पे डिपेंड होगा या वॉल्यूम से रिलेट करेगा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा। दूसरा, जो ग्रुप बी के कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी, ये अपने पास मास रिलेटेड होती है। मास रिलेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, मास रिलेटेड का मतलब होता है बच्चों द्रव्यमान संबंधित। अगर हिंदी में बात करें तो द्रव्यमान संबंधित, ठीक है। और जो मास होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर इन डिपेंडेंट। 2 चीजें क्लियर हो गई। मैंने बोला जो ग्रुप ए में मैं लिखने जा रहा हूं वो वॉल्यूम रिलेटेड होंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे।
जो ग्रुप बी में मैं लिखूंगा वो मास रिलेटेड होंगे और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहां मैं कौन कौन सी टर्म लिखने वाला हूं? सबसे पहला जो इसमें मैं लिखूंगा बेटा वो लिखूंगा परसेंट W बाई वी। परसेंट W बाई वी का मतलब क्या हो गया कि ऊपर मैंने लिखा हुआ है सोल्यूट का मास और नीचे मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर परसेंटेज निकाल रहे हो तो इनटू 100। अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा समझाता हूं। दूसरा, यहां से हम लेंगे मोलैरिटी, और मोलैरिटी को हम लिखते हैं हिंदी में बेटा मोलरता। क्लियर? जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। और कैपिटल एम को बोलते क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं मोलर। ठीक है, क्या लिखा जाता है इसको? मोलर। कभी कभी ये छोटी छोटी बातें जो होती है आगे जाके काम आएंगी। कभी दिया रहता है आपको इतना मोलर, इतना मोलर, ठीक है, क्वांटिटी दी रहती है, तो उस टाइप की चीजें काम आती हैं। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम को हम लिखते हैं मोलर। ठीक है, तीसरी यूनिट जो इसमें आएगी वो आएगी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी को बोलते हैं बेटा हिंदी में नॉर्मल, और डिनोट करते हैं इस कैपिटल एन से। सब डिटेल में बात करेंगे, अभी फिलहाल जरा सा टेबल को चेक कर लेते हैं। और ग्रुप बी में आ जाइए। ग्रुप बी में सबसे पहले हम लिखने वाले हैं परसेंट W बाई W। देखो मैंने एक W छोटा लिखा हुआ है, एक W बड़ा लिखा हुआ है, रीजन है उसका। जो मैंने ऊपर का W लिखा हुआ है ये है वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, और जो मैंने नीचे का W लिखा हुआ है ये है वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात हो रही है यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है। क्लियर? दूसरा हम यहां से लेंगे मोलैलिटी, जिसको हम बोलते हैं मोलरता, और लिखते हैं स्मॉल एम से, और स्मॉल एम को बोलते हैं मोलर। क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? मोलर लिखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? मोलैलिटी, जिसको हम लिखते हैं मोलर, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और हिंदी में बोलते हैं मोलरता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड यूनिट यहां पर है, सेकेंड टर्म यहां पे है मोलैलिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोलरता, डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और स्मॉल एम का मतलब होता है मोलर। फिर मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए, कौन सा मोलर होता है, कौन सा मोलर होता है, कौन सा टर्म कहां पे यूज होने वाला है। क्लियर हो गया? दो इसके नीचे और आएंगे, आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं। इसके नीचे जो दो आएंगे बेटा, इसके नीचे लिखना है आपको। मैं तीसरा यहां पे लिख रहा हूं। तीसरा अपने पास जो आएगा वो टर्म आएगा अपने पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मोल प्रभाज, हिंदी में आता है मोल प्रभाज, और इसको हम डिनोट करते हैं, ग्रीक वर्ड होता है काई से। ठीक है, यूनिटलेस होती है मोल फ्रैक्शन, कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि रेशियो की बात होती है। यहां पर रेशियो हम बात करते हैं, तो रेशियो से रिलेटेड है तो इसलिए यहां पर यूनिटलेस होता है और डिनोट करते हैं काई से, और मोल फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है मोल प्रभाज। ठीक है, उसके बाद एक यूनिट और आएगी, एक टर्म और आएगी इसमें, चौथी, वो होगी ppm। ठीक है, चौथी क्या होगी अपने पास? ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो एक बार मैं सारे और लिखूं आपको अच्छे से बता के फटाफट से, तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? तो शायद थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। कंसंट्रेशन टर्म्स थे अपने पास, ये था ग्रुप बी। ग्रुप बी मैंने बोला कि भाई एक तो होता है मास रिलेटेड, मास रिलेटेड ये होते हैं, और दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? देखो बोर्ड बहुत छोटा है, मेरे पास जगह नहीं हो पाती है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? मास जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो पहली यूनिट यहां से मैंने लिखी थी W बाई परसेंट W बाई W, दूसरी मैंने लिखी मोलैलिटी,
जिसको मैंने स्मॉल m से डिनोट किया था, जिसको मैंने मोलरता बोला, और तीसरा मैंने लिखा था मोल फ्रैक्शन, जिसको हम काई से डिनोट करते हैं और हिंदी में लिखते हैं मोल प्रभाज। जिसको समझ में नहीं आया फिर से देख लो। और चौथा अपने पास आता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं भार प्रति 10 लक्ष। क्लियर हो गया। ये हो गया पीपीएम। ये सारी यूनिट है मास रिलेटेड और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ये सारी यूनिट अपने पास होती है वॉल्यूम रिलेटेड और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम और मास रिलेटेड का मतलब क्या है? देखो, जैसे अपने पास एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज करो मैं अपने घर के अंदर हूं और मैंने एसी लगाया हुआ है और मेरा वेट है घर के अंदर 80 केजी, 80 केजी। तो जाहिर सी बात है अगर एसी अंदर लगाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो सपोज घर का टेम्परेचर कितना है? 16 डिग्री सेल्सियस। 16 डिग्री सेल्सियस पे आपका वजन है 80 केजी। अगर आप घर के बाहर आओगे, आप घर से बाहर आओगे तो ये टेम्परेचर सपोज कितना हो गया? 40 हो गया। घर के बाहर का टेम्परेचर अलग होगा। तो क्या आपका वेट कम ज्यादा होगा? नहीं होगा। आपके वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा पर आपके वेट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? मास जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर आप पानी रखोगे गैस पे और टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो पानी का वॉल्यूम भी क्या होगा? चेंज होगा। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। ग्रुप ए में परसेंट W/V, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी आती है। ग्रुप बी में हम लोग जो मास रिलेटेड होती हैं परसेंट W/W, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इरेज करते हैं। अब एक एक करके फटाफट फॉर्मूले को बनाते हैं। उसके बाद फिर जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन होंगे इनसे रिलेटेड वो सारे सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया। फिर एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व किए जाएंगे। क्लियर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए में कौन कौन आते हैं? सबसे पहला आता है परसेंट W/V। परसेंट W/V का मतलब है, ऊपर हम लिखेंगे, ऊपर इसका मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका मतलब हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी कि 100 ml सॉल्यूशन के वॉल्यूम में जितना टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा या डिसॉल्व होगा उसको हम बोल देते हैं। मैंने सपोज क्या किया, मैं क्या बोल रहा हूं? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। This is called the mass fraction of the weight fraction of solute. ठीक, called mass, इसी को वेट बोल दीजिए, weight fraction of solute. What about percent W/V? This is the total number of solute dissolved in 100 ml of solution. This is called the mass fraction of solute. इसी को मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोल देते हैं। ठीक है, आपको वेट दिया होगा सॉल्यूट का, वॉल्यूम दिया होगा सॉल्यूशन का और उसका परसेंटेज आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये है इसकी डेफिनेशन छोटी सी। बाकी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊंगा। बट देखो, या क्वेश्चन सीधा सीधा सा होगा या फिर क्या होगा, आपको वॉल्यूम की जगह डेंसिटी गिवन होगी। तो डेंसिटी गिवन होगी तो आराम से निकाल सकते हैं। हम लोगों के पास मास ऑफ सॉल्यूशन होगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन से हम आराम से निकाल सकते हैं। डेंसिटी रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन से आराम से निकाला जा सकता है, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास अपने को गिवन होगा, डेंसिटी अपने को गिवन होगी, तो वॉल्यूम आराम से सॉल्यूशन का निकल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम आराम से निकाल सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसके क्वेश्चन करूंगा बेटा, सारे क्वेश्चन करूंगा, टेंशन मत लो। बट फिलहाल थोड़ा सा सबके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हाय हाय, ये भी मिटा दिया आपने सर जी। दूसरा,
दूसरा टर्मिनोलॉजी अपने पास है मोलैरिटी। यार ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन तो बन सकता है यार, मोलरता से सवाल बन सकता है। बनेगा नहीं यार, क्योंकि पीछे बहुत है सवाल बनाने के लिए, हेनरी लॉ है, राउल्ट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं अपने पास, बहुत है पीछे करने के लिए। तो ये तो बच्चे हैं उनके सामने ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर से आ सकता है क्वेश्चन, तो यहां तक तो कहां नंबर आएगा। ठीक है, चलिए फिर भी ट्राई तो करते हैं। मोलैरिटी क्या होती है भाई? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल्स आपको मिलेंगे उसी को हम बोल देते हैं मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यार यहां से डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब कि अगर हम 1 लीटर पानी ले लें तो 1 लीटर पानी में जितने सॉल्यूट के मोल डिसॉल्व हुए होंगे उसी को हम बोल देते हैं उस विलियन या उस सॉल्यूशन की मोलरता यानी कि मोलैरिटी। बहुत सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, समझ सकते हैं आसानी से। अब मोलैरिटी होती क्या है, इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये तो हमको पता ही है। तो मोलैरिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो थोड़ा सा बच्चों में इसको इरेज करता हूं और थोड़ा सा और डिटेलिंग में आपको बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दें इसको, ध्यान से देखना। मैंने बोला, इसको हटा देता हूं, मैंने बोला कि मोलैरिटी होती है कैपिटल एम बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वॉल्यूम इन लीटर, तो इतना शॉर्ट में लिख सकता हूं इसको। ठीक है, अब मैं मोल ऑफ सॉल्यूट को मैं एन से लिखूं या फिर एन बी एन ए कैसे रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, मैं नॉर्मली ऐसे लिख रहा हूं। अब मोल आ रहा है यहां पे एक वर्ड, मोल क्या चीज होती है भाई, कैसे हम मोल को फाइंड आउट करते हैं? बेसिकली जो होता है ना, 1 मोल इक्वल हम लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, इतना ही तो होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यही तो हम लिखते हैं भाई। ठीक है, यानी कि ये क्या है अपने पास एन एवोगैड्रो नंबर है, तो 1 मोल इज इक्वल टू इतना। तो अगर आपको कभी क्या निकालने हो, 1 मोल पे इतना अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो एक एटम बराबर भी कितना होगा, इतना, एक मॉलिक्यूल बराबर भी इतना ही होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि मोल को निकालने के बहुत सारे तरीके अपने पास होते हैं। अगर आइडियल गैस की बात करें तो एसटीपी पे, तो उसके लिए तरीका अलग होता है, और अगर हम नॉर्मली यहां मोलैरिटी की बात करें तो इसका तरीका अलग है। तो हम कैसे निकालते थे मोल, तो n इज इक्वल WB बाई m, जहां WB क्या होगा अपने पास, WB होगा वेट यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट एंड mb बराबर होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, ये तो द्रव्यमान हो गया सॉल्यूट का, ये द्रव्यमान हो गया, और ये अपने पास आता है आणविक द्रव्यमान, इसको हम बोलते हैं। ठीक, ऊपर द्रव्यमान हो गया विलेगा और नीचे हो गया विलेगा आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आराम से मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको फॉर्मूले को थोड़ा सा बढ़ा के दिखाता हूं, कैसे फॉर्मूला हम लोग कंटेन करेंगे। तो m बराबर WB बाई MB बाई वॉल्यूम बाई 1000। मैंने वॉल्यूम सपोज करो ml में लिया है, तो मैं डिवाइड करूंगा 1000 से, तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल WB 1000 को ऊपर भेज दो और नीचे ले आओ मोलर मास को।
अगर आपको मोलर मास निकालना हो सॉल्यूट का तो हम लिखेंगे mb इज इक्वल wb इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml इंटू मोलैरिटी। तो एक फॉर्मूला ये आ गया। अगर मुझे निकालना हो यहां से, अगर मुझे निकालना हो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अगर मुझे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो मैं इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकता हूं। बट अगर मैं यहां से इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला कंटिन्यू करना चाहूं, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, तो WB इक्वल अपने पास आता है, WB को यहां ले आओ तो ये सारी ऊपर चली जाएंगी, V इंटू कैपिटल M इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो ये अपने पास इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट। निकाल सकते हैं बच्चों। अगर नॉर्मली हमें मोलरिटी निकालनी हो तो हम यहां से निकाल लेंगे। अगर हमें सॉल्यूट का मोलर मास निकालना हो तो WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V इंटू M, यहां से हम निकाल सकते हैं। और अगर हमें सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना, सॉल्यूट का वेट निकालना हो तो वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1000, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? चलिए इरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट तीसरा बात करते हैं हम लोग। अच्छा, यूनिट की बात भी कर लेते हैं। जो मोलैरिटी होती है ना बेटा, जो मोलरता अपने पास आती है, इसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे, देखो m बाई n v इन लीटर। तो सबको पता है n को हम लिखते हैं मोल और नीचे आ जाएगा अपने पास लीटर, तो यानी कि मोल पर लीटर। यार एक बात याद रखनी है, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स। अब देखो जरा, मैंने MOL लिखा हुआ है तो इसलिए याद रखना दो चीजें होती हैं, एक MOL होता है, एक MOLE होता है। ये तो नंबर्स होती हैं, इतना मोल, उतना मोल, 2 मोल, 4 मोल, 6 मोल, और ये यूनिट होती है। ठीक है, ये क्वांटिटी है और ये यूनिट है, तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। चलिए यूनिट लिख दी, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, चलिए तीसरा आते हैं। तीसरा ग्रुप ए में था नॉर्मेलिटी, यानी कि नॉर्मलता। क्वेश्चन में एक साथ दूंगा यार, अगर मैं चाहता हूं मैं अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन दूं, यार बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर कहां सॉल्युबिलिटी जो इतना लंबा चैप्टर उतना आगे पढ़ाना है, उसके बाद फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, फिर वेंट ऑफ फैक्टर है, यार बहुत है यार पढ़ाने को। ठीक है, और ऊपर से फिर ऑनलाइन क्लासेस, इतनी लंबी वीडियो बन नहीं पा रही है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आप लोग समझ नहीं सकते कि मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ। फिर भी मैं पूरी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ लॉकडाउन में किसी बच्चे का नुकसान ना हो। ठीक है, आप लोगों तक चीजें पहुंचे। नॉर्मेलिटी क्या होगी बेटा? नॉर्मेलिटी देखो जरा, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये वर्ड नया हुआ तुम्हारे लिए थोड़ा सा। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्राम तुल्यांक या तुल्यांकी। ठीक है, 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं या डिजोल्व, उसको हम बोल देते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कॉल्ड या नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन।
या इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। चौक भी जल्दी खत्म हो जाती है। क्लियर? इसको हमने बोले नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किसी 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर आयतन में विलेय के कुल ग्राम तुल्यांकी या विलेय के कुल ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है अपने पास? नॉर्मेलिटी, यानी कि नॉर्मलता कहलाती है। कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। अभी हमने देखा भाई क्या होता है नॉर्मेलिटी, तो थोड़ा उसी को हिंदी में लिख देते हैं। नॉर्मेलिटी कहते किसे हैं? ठीक है, हमने क्या बोला था कि टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोला था हमने? टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute dissolved in 1 liter of solution। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जितना डिसॉल्व होगा, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब हिंदी में थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित या घुलित विलेय के कुल, वर्ड पे याद रखना, ग्राम तुल्यांकी या तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। समझ में आया? उस विलियन की क्या बोल देते हैं? उसको नॉर्मलता कहते हैं। क्लियर? बात क्लियर होगी? 1 लीटर विलियन में उपस्थित या घुलित विलेय के कुल ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। अभी थोड़ा सा इसकी फॉर्मूले पे आते हैं, समझ में आ गया बच्चों? जैसे सपोज करो आपने 1 लीटर पानी ले लिया, ठीक है, ये 1 लीटर हो गया अपने पास। इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट 1 लीटर में कितने घुल गए, कितने डिसॉल्व हुए, उसी को हम बोल देते हैं उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। ठीक है, चलिए डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वहां से न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं n से, तो n बराबर हो जाएगा अपने पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो n इज इक्वल, ग्राम इक्विवेलेंट को हम बोलते हैं ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम तुल्यांकी, यानी कि कुल ग्राम तुल्यांकियों की संख्या विलेय के बटे विलियन का आयतन। तो ये हो जाएगा अपने पास वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है? मैं लिख देता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। तो WB by EB
एंड डिवाइडेड बाई V बाई 1000। वॉल्यूम मैंने ऊपर ml में लिया तो 1000 में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो n बराबर हो जाएगा बच्चों WB इंटू 1000 डिवाइड बाई V इंटू इक्विवेलेंट। ये तो आ गई नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी मीडियम की हम कैसे नॉर्मेलिटी निकालेंगे, वेयर n इज इक्वल नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी तो ये हो गई अपने पास, ठीक है। अच्छा, मिटोल दें, ऊपर का मिटोल दें। चलिए उतार लीजिए जल्दी से, फटाफट से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रेस करते हैं। चल अभी मिटोल देते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा। तो ये था अपने पास एक फॉर्मूला, ये निकल गया है फॉर्मूला अपने पास, ठीक है। फॉर्मूला क्या निकल गया है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू इक्विवेलेंट वेट। अगर मुझे यहां से WB को निकालना हो, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड में भेजूंगा, ये सारी यूनिट ऊपर आ जाएंगी। तो नॉर्मेलिटी इनटू ऊपर क्या आ गया अपने पास, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऊपर चला गया इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। तो अगर आपसे सॉल्यूट का वेट पूछ रहा है, सॉल्यूट का क्या पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का वेट पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया। और अगर नॉर्मेलिटी पूछेगा तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर। चलो आगे बढ़े, मिटोल दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या चीज होती है, यानी कि विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार क्या चीज होती है, EB से मैं डिनोट करूंगा इक्विवेलेंट वेट, B फॉर सॉल्यूट, E फॉर इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, चलिए इज इक्वल, पहले मैं लिख लेता हूं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम आणविक द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, यानी कि EB इज इक्वल हो जाएगा, मोलर मास को हम लिखते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर को हम लिखते हैं N से लिखो, X से लिखो, ठीक है। बहुत सारे बुक में क्या होता है X से डिनोट किया जाता है, और बहुत सारे बुक्स में ऐसे ही डिनोट किया गया है। तो कैसे भी कर लो, आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। तो ये हो गया अपने पास where EB is equal equivalent weight of solute, clear, and MB is equal molar mass of solute, ठीक है, and N is equal वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता कारक, संयोजकता कारक, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को बोलते हैं आणविक द्रव्यमान, इक्विवेलेंट वेट को बोलते हैं तुल्यांकी भार। क्लियर हो गया, बात समझ में आई कैसे हम निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। उससे पहले सिखाया कैसे हम निकालते हैं नॉर्मेलिटी, उसके बाद सिखाया था कैसे हम निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, उसके बाद मैंने बता दिया कैसे हम निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब हम सिखाएंगे वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे। यहां तक की बातें होगी बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन की सिचुएशन है आजकल, सभी लोग घरों में फरमा रहे हैं आराम। आप पढ़ाई करिए, खाली गलत बात है बैठना, पढ़ाई करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, नॉलेज लेना अच्छी बात है, लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए हमेशा, है ना। चलिए
तो क्या बोला हमने, वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। चलो, वैलेंसी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं संयोजकता कारक, ये सारे कंसंट्रेशन टर्म जो है ना आपके 11 में भी है, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर देखो, सबसे पहले 3 चीजों के लिए हम लोग वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। या तो सॉल्यूट हमारे पास क्या होगा, जो भी हम सॉल्यूट लेंगे ना, जो भी हम सॉल्यूट लेंगे वो सॉल्यूट क्या होगा, या तो एसिड होगा, एसिडिक होगा, या फिर बेसिक होगा यानी कि बेस होगा, या फिर क्या होगा, सॉल्ट होगा। 3 चीज में से एक चीज तो होगा, या फिर क्या होगा अपने पास, अम्ल होगा, या क्या होगा, क्षार, या फिर क्या होगा, लवण होगा, है ना। कोई सॉल्ट होगा, कोई बेस होगा, कोई फिर एसिड होगा। तो कैसे निकालते हैं, तीनों के लिए देखते हैं। सबसे पहले एसिड के लिए बात करते हैं। फॉर एन एसिड, एसिड के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, एन फैक्टर, ठीक है, यानी कि वैलेंसी फैक्टर। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर में लिखा होगा तो भी यही बात है, वैलेंसी फैक्टर लिखा हो तो भी यही चीज है, घबराना नहीं है। फॉर एन एसिड कैसे निकालेंगे, एसिड क्या बोलता है भाई, टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, ठीक। अम्ल के कैसे निकालेंगे, अम्ल में जितने H पॉजिटिव आयन होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, एन फैक्टर यानी कि वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो जरा बच्चों, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ब्रेक करोगे, डिकम्पोज करोगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। कितने H पॉजिटिव आयन आए, यहां पे H पॉजिटिव आयन कितने आए, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने आए, एक ही तो आए, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। एन फैक्टर में कितना हो गया, 1 हो जाएगा। तो जितना एन फैक्टर होगा भाई उतना ही क्या हो जाएगा, उसमें नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन भी होने चाहिए फिर, ठीक है। तो नंबर ऑफ N पॉजिटिव आयन 1 है तो एन फैक्टर भी 1 हो जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं बेसिसिटी, इसी को हम बोलते हैं बेसिसिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षारीयता। क्या बोलते हैं बच्चों, क्षारीयता, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, क्षारीयता। आ रहा है, बेसिसिटी कितनी है, 1 हो जाएगी इसकी बेसिसिटी भी। भाई जितने H पॉजिटिव आयन होते हैं उतनी ही उसकी बेसिसिटी भी होती है, ठीक है। और अगर बेसिसिटी 1 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक। क्या बोल देते हैं, मोनो बेसिक। तो ये बातें याद रखना, छोटी छोटी सी 12th क्लास का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है भाई। बेसिसिटी और एसिडिटी से क्वेश्चन आता है, बेसिसिटी और एसिडिटी से क्वेश्चन आता है, लेकिन जो एन फैक्टर मैं बता रहा हूं ये एन फैक्टर आता है आपके किसी कंपटीशन वगैरह में आता है। यहां पर तो ये बहुत ही कम मामले सी बात है, नहीं पूछेगा शायद, ठीक है, इतने अंदर से नहीं पूछता है और ना ही बच्चे इसको कर पाते हैं। ये क्लियर हो गया, समझ में आया कैसे हम लोग एसिड क्लियर निकालते हैं। एक और एसिड करके दिखा दें, चलिए एक और एसिड देखते हैं। दूसरा एसिड HNO3, ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा भाई, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। एक तो नाइट्रेट आयन बन जाएगा और एक प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव बन जाएगा। तो नाइट्रिक एसिड को डिकम्पोज करने के बाद H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव निकलेगा। तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव कितना आया, नंबर ऑफ H पॉजिटिव कितना आया, 1। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। और बेसिसिटी होगी इसकी क्योंकि H पॉजिटिव दे रहा है, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि मोनो बेसिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास, मोनो बेसिक। ठीक हो गया, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मिटोल दें, हटा दें, चलो दूसरा लेते हैं। दूसरा लिखते हैं फॉर बेस, बेस के लिए बात करते हैं। मैं बेस के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम वही नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन कैसे करेंगे। नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन का मतलब क्या हो गया, एग्जांपल देखते हैं। KOH डिकम्पोज करोगे, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव कितना आया, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन कितना है, 1 है।
तो इसका n फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n फैक्टर समझ लो ना, वैलेंसी फैक्टर। n फैक्टर बोलो या वैलेंसी फैक्टर बोलो, संयोजकता कारक। इसका संयोजकता कारक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे भी एक और एग्जांपल ले लो, NaOH BaOH का होल ट्वाइस, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब BaOH का होल ट्वाइस ले लो तो क्या बनेगा भाई, यहां से तो एक ही OH निकलेगा, ठीक है, और एक Na पॉजिटिव बनेगा। यहां से क्या बनेगा अपने पास, Ba+2 एंड +2 OH निकलेगा। तो यहां से n फैक्टर 2 हो जाएगा और यहां से n फैक्टर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां से एक ही OH निकल रहा है, यहां से 2 OH निकल रहे हैं। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो गया। चलिए सॉल्ट के लिए बात करते हैं। लवण के लिए तीसरा, फॉर सॉल्ट। सॉल्ट के लिए कैसे निकालेंगे भाई, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा उनके नंबर्स को हम बोल देते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज को, ठीक है, या पॉजिटिव ले लो या फिर नेगेटिव चार्ज ले लो। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे अपने पास एग्जांपल है, एक सॉल्ट ले लेते हैं एल्यूमिनियम का AlCl3, ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, Al+3 + 3Cl नेगेटिव बनेगा, Al3 पॉजिटिव + 3Cl नेगेटिव। कितने पॉजिटिव हैं, कितने पॉजिटिव चार्ज हैं अपने पास, 3। तो n इक्वल कितना आ जाएगा, 3। n इक्वल कितना आ गया, 3, जिसको हम बोलते हैं n फैक्टर। तो n फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सबको पता है AlCl3 क्या होता है भाई, एक लुईस एसिड होता है। क्या है, एक लुईस एसिड, ठीक है। क्यों लुईस एसिड है ये, क्योंकि ग्रुप 13 से आता है और ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब लुईस एसिड होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी उनमें होती है, तो जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों के प्रति अट्रैक्शन दिखाएगा, ठीक। तो इसीलिए AlCl3 क्या करता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को बाहर से एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लुईस एसिड होता है। ऐसे ही ग्रुप 15 के एलिमेंट्स भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट पे होते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, तो वो अपने लोन पेयर को डोनेट करता है, इजीली डोनेट करता है, इसीलिए एक अच्छा लुईस एसिड होता है, सॉरी लुईस बेस होता है। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, लुईस एसिड, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर है, अगर कोई डोनेट कर रहा है तो वो क्या होगा अपने पास, लुईस बेस, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो वो होगा लुईस एसिड। जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को वो होता है लुईस एसिड, और जो उसको डोनेट करता है वो होता है लुईस बेस। क्लियर है, लुईस की अपनी एक थ्योरी थी। अच्छा, अगर मैं यहां पर मैं कर दूं, सपोज यहां पर Al2Al3 पॉजिटिव आ रहा है, समझ क्या रहा हो, 2Al3 पॉजिटिव आ रहा हो, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू जाएगी 6। क्यों जाएगी 6, क्योंकि एक Al पे 3 पॉजिटिव, 2 Al पे कितने होंगे, 6 पॉजिटिव होंगे। ध्यान से देखो ना, एक Al पे 3 पॉजिटिव, तो 2 Al पे कितने होंगे, 6 पॉजिटिव, तो n इक्वल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, यहां से 6 आ जाएगा। अब आराम से निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। जितना नंबर ऑफ H पॉजिटिव, सॉरी जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होगा उसी को हम बोल देते हैं सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर। तो ये था अपने पास वैलेंसी फैक्टर फॉर द सॉल्ट, एसिड एंड बेस। चलिए अभी देखते हैं इसमें फाइनल चीज। अब अगर मैं फाइनल इसका फॉर्मूला निकालूं तो नॉर्मेलिटी इक्वल था अपने पास WB इक्वल EB डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। ये 1000 कर लो इसको, ये आ गया फॉर्मूला। अब नॉर्मेलिटी इक्वल हो जाएगा, नाइट्रोजन छूट रहा है डबल मुंह से, इसको ऊपर ले लीजिए, इसको नीचे ले आइए, तो वॉल्यूम इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मेलिटी इक्वल WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई n। मैं n फैक्टर नहीं लिख रहा हूं, खाली n लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। अब n को ऊपर शिफ्ट करो, तो नॉर्मेलिटी इक्वल हो जाएगा WB इंटू 1000 इंटू
एन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये निकल गया टोटल नाइट्रोजन, सॉरी फिर से नाइट्रोजन निकल रहा है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी ये हो जाएगी वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, अब अगर यहां से मुझे मोलर मास निकालना हो, वेट तो हमने सीख लिया था, वेट कैसे निकालना, वेट निकालोगे तो ये सब ऊपर चला जाएगा, ये सब नीचे आएगा। मोलर मास निकालना हो तो एमबी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, अगर आपको नॉर्मेलिटी में क्वेश्चन दिया हो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट का मोलर मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास WB इंटू 1000 इंटू n डिवाइडेड बाई, नीचे क्या जाएगा अपने पास नॉर्मेलिटी, तो V इंटू नॉर्मल, ये हो जाएगा फॉर्मूला। इसको हम बोलेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, विलेय का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, कुछ भी बोल लो, ठीक है, कैसे भी बोला। ठीक, अब अगर मुझे वेट निकालना तो वेट निकालने के लिए क्या करूंगा भाई, वेट निकालने के दोनों टर्म नीचे चली जाएंगी और ये दोनों टर्म ऊपर चले जाएंगे। निकाल के दिखा देते हैं आपको, वो भी निकाल के दिखा देते हैं। चलो वो भी निकाल के दिखा देते हैं आपको, देखो WB वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल, क्या बोला मैंने, ये दोनों टर्म नीचे जाएंगे, तीन के तीन टर्म ऊपर आ जाएंगे, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इंटू मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू वॉल्यूम। पहले वाला जो फॉर्मूला था वो मैंने शॉर्ट में जल्दी कर दिया था। अब ये पूरा एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट जानने के बाद जो हमने फॉर्मूला कंटेन किया है वो ये है, इसको हम बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये सॉल्यूट का वेट हो गया और ये मोलर मास हो गया। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मेलिटी को समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर कर दें, लाइक जरूर करें और कमेंट भी कर दें अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो सके। और दूसरी चीज क्या होती है कि यार जो वीडियोस जो डालते हैं यूट्यूब वगैरह पे, बहुत मेहनत करते हैं यार, जो भी डालते हैं, जो भी यूट्यूबर हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीजें होती हैं वीडियो से रिलेटेड, आप जानते नहीं है अभी, ठीक, तो उन सब में काफी मेहनत लगती है, ठीक है, एक एक चीज को ध्यान में रखना होता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो जल्द से जल्द और जल्दी से जल्दी इनका नोटिफिकेशन आपके पास आ पाए, ठीक है। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ जो कि हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन होगा इससे रिलेटेड, ठीक है, तब तक के लिए बाय।